अभी हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व नासा की एक साइंटिस्ट जैसी क्रिश्चियनसन ने एक एनिमेशन वीडियो में बताया कि सूरज और हमारे सोलर सिस्टम कैसे 250 मिलियन ईयर्स का समय लेकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की एक परिक्रमा पूरी करती है। और अभी हमारी पृथ्वी मिल्की वे के सापेक्ष में जिस पोजीशन में है, अंतिम बार जब वो वहाँ थी तब पहली बार डायनासोरों का जन्म हुआ था। डायनासोर ने 160 मिलियन वर्षों तक दुनिया पर शासन किया। ऐसा लगता था कि वे हमेशा के लिए जीवमंडल पर हावी हो जाएंगे, लेकिन एक दिन उनकी दुनिया एक विशाल चट्टान से नष्ट हो गई। लगभग एवरेस्ट का आकार का एस्ट्रॉइड अर्थात क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से गिर रहा था। आज की यह कहानी है कि कैसे प्राचीन डायनासोरों के युग का अंत हुआ। द लास्ट डे ऑफ डायनासोर्स। पृथ्वी 66 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा के क्रेटेशियस पीरियड के अंत तक पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से लगभग पूरी तरह से अलग हो गए हैं। यह ग्रह अपने मॉडर्न स्टेट के जैसा तो दिखता था, लेकिन बिल्कुल समान नहीं था। दक्षिण और उत्तरी अमेरिका आखिरकार क्रेटेशियस अवधि के अंत तक विभाजित हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ग्रीनलैंड का आकार आज भी वैसा ही है। उसी समय यूरोप और एशिया की रूपरेखाएं बनने लगी थी। साइबेरिया, मंगोलिया, एंडीज और कार्डिलेरिया महाद्वीपों की पर्वत श्रृंखलाएं सक्रिय रूप से उभर रही थी। क्रेटेशियस अवधि 79 मिलियन वर्ष तक चली और मेसोजोइक युग की सबसे लंबी अवधि बन गई। इस समय के दौरान ग्रह की जलवायु कई बार बदल गई। यह इस अवधि के अंत तक अपेक्षाकृत पृथ्वी ठंडी थी। ध्रुवों पर आइस कैप का निर्माण हुआ है, सर्दियां कठोर हो गई हैं, कुछ जगह तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और अलास्का में तो -45 डिग्री सेल्सियस से कम हो गई है। लेकिन फिर भी दुनिया आज की तुलना में गर्म थी। रसीला वनस्पति महाद्वीपों की सतह को कवर कर चुकी है। यह उस अवधि के दौरान था जब फूलों के पौधे उभरे थे। कॉनिफर्स, जिंगो और अन्य पेड़ पिछले युगों से बने घने जंगलों का निर्माण करते हैं, जिसमें आधुनिक दिखने वाले वॉलनट, एस और बीच भी शामिल है। इन पेड़ों द्वारा उत्पादित घास मिली हुई मिट्टी ने उभरती हुई हर्ब्स के लिए मिट्टी की ऊपरी परत को अधिक उपजाऊ बना दिया। फूलों के पौधे के आगमन के साथ कीड़े भी विकसित हो गए। परागन वाले फूलों से विकास पराग बीज वाले फलों को फैलते हुए तितलियां और मधुमक्खियां ने उड़ना शुरू कर दिया था। यह पक्षियों सहित कई जानवरों की प्रजातियों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करता था। यह वही था जो कुछ शाकाहारी डायनासोरों के विकास के साथ साथ कई स्तनधारी प्रजातियों को भी प्रभावित करता था। इस अनुकूल परिस्थितियों में मांसाहारी की संख्या कीटभक्षी और प्राइमेट्स को बढ़ाती है। बेशक वे अभी तक उतने बड़े नहीं हुए हैं जितने अब हैं। अधिकांश स्तनधारी तब छोटे कृंतक और शिकारी थे। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना में 20 सेंटीमीटर लंबे ग्रानपियो डेंटिकस का एक जीवाश्म सिर पाया गया था। इस छोटे को लंबे तथ्यों के साथ छोटी थूथन के कारण कृपान दंत गिलहरी कहा जाता है। शायद ये प्रजातियां कुछ कीड़े खाती थी, लेकिन बड़े जानवर पहले ही दिखाई दे चुके हैं। मैदागास्कर में एक विशाल वेंटाना सट्टिसी मैरमॉथ के अवशेष पाए गए। इस शाकाहारी जानवर की सामान्य उपस्थिति थी। आत्म सुरक्षा और गंध की उत्कृष्ट भावना के लिए खोपड़ी के दोनों ओर बड़े पैमाने पर शिखा थी। जानवरों का वजन 9 किलोग्राम था और आधुनिक मार्मेट्स की तुलना में 3 गुना बड़ा था। हालांकि रेपोनोमेमस क्रेटेशियस अवधि के स्तनधारियों के बीच सबसे विशाल था। एक युवा रेपोनोमेमस 1 मीटर लंबी बॉडी का होता था और वजन 12 से 14 किलोग्राम था। बाहरी रूप से रेपोनोमेमस आधुनिक तस्मानियन डेविल या एक स्क्वायर डॉग जैसा दिखता था। इस शिकारी ने छोटे या नए जन्मे हुए डायनासोर का भी शिकार किया और फिर भी डायनासोर प्रीहिस्टोरिक एवोल्यूशन के शिखर पर थे। वे मेसोजोइक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर भी थे। विभिन्न आकारों की बड़ी संख्या में डायनासोर की प्रजातियां सभी महाद्वीपों को आबाद करती रही है। सबसे छोटे थे ओकुलाडेंटाविस खाउग्रेई। इस लघु सरीसृप का सिर चोंच शामिल करने पर भी
अब 14 मिलीमीटर से अधिक का नहीं था। दुर्भाग्य से पैलियोंटोलॉजिस्ट ने अभी तक उसकी टॉर्सो यानी उसकी धड़ की हड्डियों को नहीं खोज पाया है, लेकिन इसके सिर के आकार को देखते हुए यह डायनासोर आधुनिक चिड़ियों से बड़ा नहीं था। कुछ अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जानवर एलामोसोरस है। यह डायनासोर 29 मीटर लंबे थे, जिनके वजन 38 टन था और 12 मीटर लंबी पूंछ थी। प्रभाव तक 5 घंटे, 5 आवर्स टिल द इम्पैक्ट। जिस दिन पृथ्वी के स्थलीय जीवन को पूरी तरह से बदल जाना था, सभी जीव जंतु, युवा या बूढ़े, अपने दिन को साधारण रूप से जी रहे थे। जैसे कि कुछ शाकाहारी जीव घास चर रहे थे और मांसाहारी शिकार। 50 एल्मासोरस का एक झुंड कुछ ताज़ा हरियाली की तलाश में युकाटन पेनिनसुला गया। यह दिग्गज डायनासोर शाकाहारी थे। उन्हें आकार में रहने के लिए प्रतिदिन 1 टन का वनस्पति का उपभोग करना पड़ता था। उन्हें पूरे जंगल से पत्ते खाने में कुछ दिन लग सकते थे, जिससे उन्हें खानाबदोश जीवन शैली का नेतृत्व करना पड़ा। एक अधेड़ उम्र का शिकारी टार्बोसॉरस, जो वर्तमान मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में रह रहा था, वो भी भोजन के तलाश में था। यह 14 मीटर लंबी प्रजाति क्रेटेशियस अवधि के शिकारी डायनासोर के बीच सबसे बड़ी मानी जाने वाली है। हमारे टार्बोसॉरस अभी शिकार करने के लिए निकले हैं, जहां मध्यम साइज के जानवर और छोटे डायनासोर पानी पीने के लिए वहां आते हैं। इसलिए शिकार सफल होने वाला है। किसी भी टार्बोसोरस की तरह यह सरीसृप पीछे वाले 2 पैरों पर चलता है। इसके आगे वाले 2 पंजे शरीर के बाकी हिस्सों को कंपेयर में अपेक्षाकृत छोटी थी, और फिर भी वे इसी पंजे के उपयोग शिकार को पकड़ने या मछली पकड़ने में करते थे, जो कि उनके शिकार के लिए अंतिम स्ट्रोक ही साबित होती थी। हालांकि टार्बोसोरस का मुख्य हथियार लगभग 6 दर्जन लंबे तीखे दांत, जो कि 85 मिलीमीटर तक पहुंच गए थे, उनको माना जाता है। भारत में आज के गुजरात में राजासोरस नर्मादेनेसिस डायनासोर नर्मदा के तटीय इलाकों में पानी पीने के लिए आए हुए हैं। यह जीव उड़ने वाले डायनासोर और धरती पर चलने वाले डायनासोर के बीच का श्रेणी का है, और यह लगभग 10 से 15 मीटर लंबा है। प्रभाव से 3 घंटे, 3 आवर्स टिल द इम्पैक्ट। इस बीच एक वयस्क पैंशियाई सेल्फाफोरस भी उत्तरी अमेरिका में अपने दिन को नॉर्मल रूप से जी रहा था। यह 4.5 मीटर लंबा डायनासोरस का वजन लगभग 450 किलोग्राम है, और यह काफ़ी विकट लग रहा था। इसकी खोपड़ी को 25 सेंटीमीटर मोटी हड्डी के गुबन द्वारा संरचित किया गया था, जो निश्चित रूप से तब नरम हो जाता है जब रेप्टाइल अपने दुश्मनों से लड़ता था। गुंबद के पीछे छोटी स्पाइक्स थी। ऊपर की ओर उभरे हुए यह एक थूथन का निर्माण करता है। पेचाई सेफालोसारस मुख्य रूप से शाकाहारी था। यह अपने अपेक्षाकृत छोटे तीखे दांतों के साथ पत्तियां, बीजों और फलों को कुचल देता था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस डायनासोर ने अपने आहार में मांस को भी शामिल किया था। इसने छोटे उभयचरों, सेल रहित जानवरों, स्तनधारियों, शायद यहाँ तक कि नए जन्मे हुए डायनासोर को भी खाता था। एक दिन हमारा पैचासेफालोसारस समुद्र के करीब पहुंच गया, जहां उसे पौष्टिक बीजों के साथ कई पेड़ खाने को मिलेंगे। यहाँ यह बहुत सारे विशाल घोंघा और छिपकली को भी खा सकता है, और छोटे खाड़ी में रह रहे बहुत सारे अन्य जीव भी आज इसके शिकार हो सकते हैं। इस बीच एक महिला एंकिलोसारस पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में कुछ दोपहर के भोजन की खोज के लिए जंगल में चली गई। वह नए जन्मे हुए बच्चों के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। यह रेप्टाइल एक बुरे सपने की तरह लग रही थी। यह एक गैंडे या यहाँ तक कि एक वयस्क अफ्रीकी हाथी के आकार तक पहुँच रही थी। इसकी विशालकाय बाहरी आवरण एक चतुर्भुज के आकार की थी। इसके शरीर एक शक्तिशाली हड्डी के कवच से ढका हुआ था, और इसकी पूंछ पर मोटा गांठ जैसा पैटर्न बना हुआ था। लेकिन इसकी भयभीत उपस्थिति के बावजूद एंकिलोसारस एक हानि रहित जीव थी। बाकी जीवों के साथ पानी शेयर करते हुए भी बच्चों की मां ने अपने मोटे गांठ वाले पूंछ के साथ किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की। यह सिर्फ शिकारियों और नरभक्षी सरीसृपों से बचाने के लिए उपयोग किया करती थी, और इसलिए उनकी मां की विशालकाय पूंछ द्वारा संचित होने के कारण परिवार
नवगठित चट्टानी पहाड़ों के पास एक घने जंगल में चला गया। प्रभाव तक 2 घंटे, 2 आवर्स टिल द इम्पैक्ट। इस बीच उत्तरी अमेरिका में युवा रेप्टाइल्स का वास्तविक नरसंहार हुआ। आने वाले आपदा के स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य अल्प दिमाग वाले कार्नोटोरस टाइनासोरस रेक्स के क्षेत्र में भटक गए और समय रहते मालिक को नोटिस नहीं किया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर कार्नोटोरस आसानी से अपने प्रतिद्वंदी से दूर भाग सकता था, जो केवल 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल सकता है। लेकिन टाइनोसोरस रेक्स, जिसको टी रेक्स भी कहते हैं, बहुत ही अचानक से धावा बोला। घुसपैठिए की गंध ने टी रेक्स को कुछ समय पहले ही दूर से देख लिया था और संकेत दे दिया था। अन्य डायनासोरों की तुलना में टी रेक्स में गंध की एक उत्कृष्ट भावना थी और दृष्टि की सटीकता के मामले में यहाँ तक कि एक गरुड़ भी इस शिकारी से ईर्ष्या कर सकता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स की दृष्टि दूरबीन जैसी थी। इसकी आंखें 2 अलग अलग दिशाओं में देख सकती थी और फिर प्रत्येक आंख के इनपुट को एक छवि बनाने के लिए जोड़ दिया जाता था। इसने डायनासोर को अपने शिकार की दूरी को सही ढंग से निर्धारित करने में सक्षम बनाया और इसलिए टी रेक्स ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दुश्मनों पर समय पर हमला किया और साथ में ही स्वादिष्ट भोजन को प्राप्त किया। आप पाएंगे कि इस डायनासोर ने कभी भी किसी डायनासोर के मांस का आनंद लेने का मौका नहीं छोड़ा। अब कार्नोटोरस पर निर्भर था कि कैसे टी रेक्स से अपनी जान छुड़ाए। अगर हम इस लड़ाई को देखते और शर्त लगाते तो हर कोई अपना पैसा टी रेक्स पर ही लगा देता। कार्नोटोरस के पास कोई मौका नहीं था क्योंकि वजन का काफी बड़ा अंतर था। टी रेक्स का वजन 6.8 टन तक का होता है और कार्नोसोरस का वजन 1.8 टन तक का सिर्फ। टी रेक्स मांसपेशियों का द्रव्यमान है और इसलिए ताकत कई गुना अधिक होती थी। यहाँ तक कि आंखों के ऊपर इसके सींग होने के बावजूद भी कार्नोटोरस के पास टी रेक्स के सुपर शक्ति के जबड़ों का कोई जवाब नहीं था। टी रेक्स ने अपने प्रतिद्वंदी को टुकड़ों में जल्दी से फाड़ दिया और तुरंत अपनी दावत शुरू की। यह इस रेप्टाइल्स के लिए शायद आखिरी मील था। कुछ अनुमान के अनुसार टी रेक्स को प्रतिदिन 100 से 110 किलोग्राम तक की भोजन की आवश्यकता होती थी। यह 3 या 4 शेरों के दैनिक सेवन के बराबर है। चूंकि यह अपने दोपहर के भोजन के साथ बिजी था, टी रेक्स ने आसमान में देखने की परवाह नहीं की और इसलिए यह आकाश में उज्जवल प्रकाश से चूक गया जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। प्रभाव के लिए 10 मिनट, 10 मिनट्स टिल द इम्पैक्ट। एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास आ रहा था। कुछ ही मिनटों में यह सभी जीवित प्राणियों के 75% को मार देगा, जिससे क्रेटेशियस पीरियड के डायनासोर्स विलुप्त हो जाएंगे। 1980s में साइंटिस्ट ने पाया कि यह एस्ट्रॉइड का प्रभाव था जिसके कारण यह आपदा हुई। उन्होंने दुनिया भर में 66 मिलियन वर्ष पुराने क्ले में कहीं अधिक इरिडियम पाया, जो ऊपर और नीचे की परतों की तुलना में अधिक है। यह पृथ्वी पर एक बहुत ही दुर्लभ पदार्थ है, लेकिन कुछ प्रकार के क्षुद्रग्रह में इसका होना बहुत ही कॉमन है। यही वजह है कि इरिडियम को कभी कभी अंतरिक्ष धातु भी कहा जाता है। वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि एक टकराव की घटना में धातु को संभवतः क्षुद्रग्रह द्वारा लाया गया होगा। 1990 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रभाव की सटीक साइट का निर्धारण किया। 180 किलोमीटर का व्यास वाला एक गड्ढा युकाटेन पेनिनसुला में खोजा गया था और इसका नाम चिक्सुला था। इसका जन्म होने का समय डायनासोर के विलुप्त होने के साथ मेल खाता है। चिक्सुला में बड़ी मात्रा में इरिडियम है और आप जैसे ही क्रेटर के केंद्र से दूर जाते हैं और कम इरिडियम धातु पाई जाती है। इसके अलावा 25,000 पशु जीवाश्म टुकड़े हाल ही में न्यू जर्सी के खदानों में पाए गए थे। यह जीव उसी दिन क्रेटेशियस पीरियड के अंत में मर गए थे। यह क्षुद्रग्रह द्वारा लाए गए भयानक विनाश और डायनासोर के विलुप्त होने का एक और सबूत था। प्रभाव के लिए 2 मिनट, 2 मिनट्स टिल द इम्पैक्ट। जब हमारा टी रेक्स अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा था तो 10 किलोमीटर के वजन का चट्टान, जो कई खरबों टन का था, पृथ्वी के वातावरण में घुस गया। गुरुत्वाकर्षण की खींचतान अधिक मजबूत होती जा रही थी, जिससे चट्टान 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की शानदार गति से बढ़ती चली आ रही थी। एक पिस्टन की तरह क्षुद्रग्रह एक के बाद एक वायु स्तंभ को प्रेस करके आगे बढ़ रहा था। घर्षण के साथ
इस प्रक्रिया ने विशाल चट्टान को गर्म कर दिया, हजारों डिग्री सेल्सियस तक। यह सूर्य की तुलना में अधिक प्रकाश उज्ज्वलित कर रही थी। उसी समय टी-रेक्स का अपने दोपहर के भोजन से मन भर गया और जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, धधकते आकाश की रोशनी से टी-रेक्स अंधा हो गया। डायनासोरों ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन प्रकाश उन्हें अब भी जला ही रही थी। गर्मी ने रेप्टाइल्स की त्वचा को उबाल दिया, पेड़ों को आग लगा दी और उसके चारों ओर घास को राख का ढेर में बदल दिया। इसके तुरंत बाद में क्षुद्रग्रह क्षितिज के ऊपर से गायब हो गया, जिससे चमकता आकाश पीछे रह गया। टी-रेक्स को थोड़ा आराम मिला, लेकिन केवल एक पल के लिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन फिर अगले ही क्षण आकाश अंधा हो गया। क्षुद्रग्रह मैक्सिको की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। युकाटेन प्रायद्वीप के उत्तरी तट के पास इस क्रैश की प्रभाव द्वारा जारी ऊर्जा लगभग 10 बिलियन हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर थी। एक सेकंड में एस्ट्रॉइड पृथ्वी की क्रस्ट में लगभग 20 किलोमीटर तक घुस गया। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अपेक्षाकृत हाल ही में 2017-2018 को इंडोनेशिया के नज़दीक कराकोटोवा वोल्केनो एरप्शन जो हुआ था, उसमें 70 किलोमीटर दूर मर्चेंट जहाज़ों में भी चालक दल के आधे स्टाफ्स के कान के पर्दे फाड़ दिए थे। यह एस्ट्रॉइड का जो प्रभाव था इस कराकाटाओ वोल्केनो एरप्शन से मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा सदमे की लहरें सभी दिशाओं में रौंद गई, ध्वनि की गति से तेज। टक्कर के ठीक बाद वे इतने मजबूत थे कि उन्होंने जानवरों को जिंदा छील दिया, उन्हें हवा में उड़ेल दिया, चारों तरफ घुमाया और जो वस्तु गड्ढे से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी उन्हें भी कुचल कर रख दिया। सबसे भारी भरकम डायनासोर भी गुब्बारे की तरह उड़ गए, मानो वो कुछ और नहीं बस रेत की धूल हो। टी-रेक्स के सर को एक गंभीर आघात लगी और एक पल में मृत्यु हो गई। लहरों ने कई सेकंड के लिए जमीन में पड़े हर एक वस्तु को हवा में उड़ेल दिया। लहर फैलती रही, मानो एक खूबसूरत स्वर्ग की तरह। क्षण भर से दुनिया तबाह होती जा रही थी और सभी जीव का सामना कर रही थी नर्क की भीषण आग। लेकिन टी-रेक्स को मारने से पहले क्षुद्रग्रह ने एल्मासोरस के झुंड को नष्ट कर दिया था। जो हमने पहले ही देखा था, एल्मासोरस ठीक उसी जगह पर चल रहे थे जहां पर चट्टान गिर गई थी। डायनासोर अकल्पनीय गर्मी से बच नहीं सके थे। इसने जानवरों की हड्डी तक को राख में बदल दिया था। इस बीच मादा एंकिलोसोरस अपने 4 बच्चों के साथ शांति से जंगल में पत्ते खा रही थी। वे प्रभाव स्थल से 100 किलोमीटर दूर थे। हालांकि वे एल्मासोरस से पहले ही मर गए थे, क्योंकि लाल गर्म एस्ट्रॉइड वातावरण से गुजरते समय भारी आग का कारण बना। उनमें से एक टुकड़ा जो वहीं टूट के गिर गया था जहां एंकिलोसोरस का एक परिवार घास चर रहा था। आग ने तुरंत जंगल को जला दिया, जिससे सरीसृपों को जीवित रहने का कोई मौका नहीं मिला। एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी से 15 ट्रिलियन टन का चट्टान को भी हवा में उड़ेल दिया। एक छोटा सा हिस्सा बाहरी अंतरिक्ष में उड़ गया, जबकि घर के आकार का बोल्डर सहित शेष हिस्से वापस जमीन पर गिरने लगे। उसी समय बारिश शुरू हो गई। ये गर्म 5 मिलीमीटर पत्थर ही थी जो गिर रही थी। पत्थर की ओलों और चिलचिलाती बारिश ने असंख्य जानवरों को मार डाला है। हालांकि उत्तरी अमेरिका में समुद्र के पास शिकार करने वाले पिचाईसेल्फासोरस भाग्यशाली थे। यह आकाश से गिरने वाली आग और बोल्डर से नहीं मरा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक विशाल 100 मीटर ऊंचा सुनामी समुद्र से उठी और उन्हें मार गिराया। इस पैमाने के बारे में कुछ विचार प्राप्त करने के लिए 2011 के जापान में विनाशकारी सुनामी पर विचार करें। वे लहरें केवल 10 मीटर ही ऊंची थी। बहरहाल पूरे जापान का नुकसान हुआ। लेकिन क्षुद्रग्रह प्रभाव के कारण होने वाले विशाल सुनामी हजारों किलोमीटर गहरी भूमि में चली गई। यह लगभग पूरे क्षेत्र में बाढ़ ले आई। भविष्य के संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर डकोटा में लहर की निशान आज भी पाए जाते हैं।
इन तर्कों में से एक ने पचाई सेफालोसॉरस के शरीर को समुद्र में खींचकर रसातल में दफन कर दिया। आधुनिक मंगोलिया का क्षेत्र, जहां एक बुजुर्ग टार्बोसोरस अपने शिकार की तलाश में था, वहीं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राजासोरस नर्मादेंसिस, जो अभी भी नर्मदा नदी में पानी पीकर मस्ती से सैर कर रहे थे, यह क्षेत्र विस्फोट उपकेंद्र से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर था। अभी भी जंगली क्षेत्रों में सैकड़ों डायनासोर की प्रजातियां घूम रही हैं। इस बीच आपदा मिनट के करीब आती जा रही थी। क्षुद्र प्रभाव ने सिस्मोमीटर द्वारा 11.2 अंक तक मापने वाले भयानक भूकंपों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। यह इंसानों के रहते इतिहास के किसी भी भूकंप झटके की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक मजबूत थे। 1960 के सबसे शक्तिशाली महान चिली भूकंप में तीव्रता 9.5 थी। इस संख्या को एक बिंदु से बढ़ाने का मतलब होगा 30 गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा रिलीज करना। पृथ्वी इतनी तीव्रता से हिल रही थी कि सभी ज्वालामुखी जाग गए और फटने लगे। विस्फोट के परिणाम स्वरूप लगभग 70 बिलियन टन पेल्भेरिक स्टोन सूट, ऐश और कार्बन मोनोऑक्साइड का उदय हुआ। फिर वे वापस वायुमंडल में गिरने लगे। हवा के खिलाफ उनके घर्षण भारी तापमान में वृद्धि का कारण बना। धूल का एक विकास, गर्म बादल, पृथ्वी भर के तूफान अपने रास्ते में सब कुछ जला रहा था। यह 18,000 किलोमीटर प्रति आवर की गति से मंगोलिया के पास आ रहा था। यहाँ का तापमान बढ़कर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1.5 घंटे प्रभाव के बाद सभी जीवित प्राणियों की मृत्यु हो गई, या कहें लगभग सभी जीवों की मृत्यु हो गई। हमारे टार्बासोरस, राजासोरस नर्मादेसिस और कई अन्य जानवर एक भूमिगत गुफा में छिपकर भागने में कामयाब रहे। वे यहाँ छिप सकते थे जब हत्यारे बादल आसमान में मंडरा रहे थे। जल्द ही तापमान गिरना शुरू हो गया। इसके बाद आइस एसिड रेन ने पृथ्वी में बाढ़ ला दी, क्योंकि टक्कर के समय कई सौ टन सल्फर अन्य चट्टानों के साथ ट्रोपोस्फेयर में फेंक दिया गया था। हफ्तों तक पूरे जमीन में आकाश से सल्फ्यूरिक एसिड गिरती रही। इसने मिट्टी और जल निकायों में जहर भर दिया था। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धूल, राख और कालिक से बना एक घना कंबल ग्रह को चारों ओर से लिपटे लिए हुए था, जो किसी भी प्रकाश और गर्मी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। दोपहर के समय भी रात जितना ही अंधेरा था। सर्दियों का प्रभाव बढ़ता चला गया। तापमान में 28 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ गई। जब भूख और प्यास ने राजासोरस, नर्मादेसिस और टार्बोसोरस और अन्य जीवों को गुफा से बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, और ये बिल्कुल अलग दिखती थी। यह ठंडी, अंधेरी और सुनसान थी। केवल डिके, फंगी और मोल्ड्स ऐसे परिस्थिति में प्रजनन करने में सक्षम थे। ग्रह पर डायनासोर के लिए कोई भोजन नहीं था। अनगिनत जानवर मौत के घाट उतार दिए गए। हमारे राजासोरस, नर्मादेसिस और टार्बोसोरस ने भी दम तोड़ दिया। शायद टार्बोसोरस इस ग्रह का अंतिम डायनासोर था। हालांकि कोई यह मान सकता है कि कोई न कोई डायनासोर के अंडे कहीं भूमिगत रूप से बरकरार रखे गए होंगे। कुछ समय बाद डायनासोर के बच्चे उनमें से निकले जरूर होंगे। डायनासोर के छोटे समूह और यहाँ वहाँ उभरे जरूर होंगे, लेकिन ठंड के मौसम, भूख और बीमारी ने उन्हें अंतिम विलुप्ति होने में योगदान दिया। अब डायनासोर का युग समाप्त हो चुका था। सेनोजोइक युग शुरू हुआ और कई दशकों के दौरान ग्रह पर धूल के बादल गायब हो गए और गर्मी और प्रकाश अंततः सतह तक पहुंचने में सक्षम रही। प्रकृति अपनी बर्बादी से पुनर्जीवित हो रही थी, फिर से आबाद हो रही थी। पहले विशाल हॉस्टेल्स और फर्न्स उभरे, फिर से एंजियोस्पर्म्स और घास ने उनके साथ जन्म लिया। अन्य जानवर जो लाखों वर्षों से डायनासोर के प्रभुत्व में थे, नए युग में बहादुरी से जीने के लिए तैयार थे। स्तनधारी जीव, उनमें से कुछ आपदा से बच गए भूमिगत होकर, कुछ अन्य पेड़ों पर रहे। वे चरम स्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो चुके थे।
बिल्कुल चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की तरह वो एडजस्ट करने में सक्षम रहे थे। वे अपेक्षाकृत कम भोजन सेवन और जल्दी से प्रजनन करने के लिए अभ्यस्त जरूर रहे होंगे। उनकी यही क्षमता पृथ्वी पर रिसेट बटन दबाने के बाद वाली घटना के बावजूद पनपने और फलने फूलने की आशीर्वाद बन गई थी। स्तनधारियों के विकास की सफलता से होम्योसेपियंस का उदय होता है, जो अब पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति हैं। लेकिन हम डायनासोर के रिकॉर्ड को तोड़ने से काफ़ी दूर हैं। हम एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को जीतने के बाद यह हम लोगों का 1 भी मिलियन वर्ष अभी नहीं हुआ है। केवल समय ही दिखाएगा कि हमारे प्राचीन सरीसृप की तरह 160 मिलियन वर्षों तक हम ग्रह पर शासन कर सकेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के मानव विलुप्ति घटना से सफलतापूर्वक बचने के लिए अधिक अनुसंधान और विकास करने होंगे, मतलब ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने होंगे। क्षुद्र टक्कर के अलावा मानव कुछ अन्य घटनाओं का सामना कर सकते हैं जिसके कारण उनकी विलुप्ति हो सकती है, जैसे कि सुपर बग्स या इंजीनियर्ड पैंडेमिक्स, हाइपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल आउट वॉर विद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, डिमिनिशिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। मैं इसे एकता, विजनरी लीडरशिप और साइंटिफिक टेम्पर की कमी को मानता हूं। सच पूछे तो हमारे हीरो ही गलत हैं। कोई भी फुटबॉलर या क्रिकेटर या अभिनेता हमें नहीं बचाएगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो संख्या में बेहद मामूली हैं, क्योंकि हम उन्हें अडोर ही नहीं करते और वो स्थान नहीं देते जिनके वो हकदार हैं। मुझे कोई गॉड या प्रोफेट नहीं मिला जिसने हमें कोविड से बचाया हो। वास्तव में तब अधिकांश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बंद थे। मुझे वास्तव में बुरा लगता है जब देखता हूँ लोग शायद ही उन वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने कोविड के टीके बनाए थे, और मैं उन एहसान फरामोश इंसानों पर मुस्कुराता हूँ। यहाँ तक कि डायनासोर भी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद का बचाव करने के लिए नहीं करते हैं तो मेसोजोइक जानवरों और हमारे बीच में क्या ही अंतर रह जाता है। संभवतः हम अभी भी एक जानवर ही हैं और इस चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है। कोविड के दौरान मैंने सोचा था हो सकता है कि दुनिया अधिक तर्कपूर्ण हो जाए, लेकिन मैं गलत था। मैं उम्मीद खो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आशावादी बने रहना बेहतर है। अगर साइंटिफिक कल्चर पर मेरे विचारों के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक को पढ़ सकते हैं। बाय द वे, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड. Kindly subscribe for future notifications.